हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज से आप सबके लिए स्टार्ट है फिर से क्लास 10th का एक अगला वीडियो, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम चैप्टर नंबर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 5 तक चीज़ें हमारी कवर हो चुकी हैं पिछले वीडियो में, तो इसमें अभी भी जो समस्याएं हैं आपको, आप अपनी समस्याएं हमें बता सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 6, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। क्या होती है निर्देशांक ज्यामिति? चीज़ों को समझिए। पहले तो एक छोटी सी डेफिनेशन निर्देशांक ज्यामिति की क्या है, आप क्लास 9th में भी इस चैप्टर को समझ चुके हो। यहाँ पर चैप्टर का लेवल थोड़ा और बढ़ाया गया है क्लास 10th में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है हमारी, वो सिर्फ इन्हीं दो एक्सिस के बीच में पूरी कंप्लीट हो जाती है हमारी, जिसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहते हैं। ये एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया और ये वाई डैश हो गया, और ये हो गया आपका ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु ओ। ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या बोल सकते हैं कि दो परस्पर लंबवत एक्स अक्ष और वाई अक्ष, यानी दो परस्पर लंबवत अक्षों के बीच में ज्यामितीय समस्याओं को हल करना तथा किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने की जो विधि होती है, वही क्या है आपकी ज्यामितीय ओ निर्देशांक ज्यामिति है। ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति में हम दो परस्पर लंबवत अक्षों के बीच अपनी किसी ज्यामितीय समस्या को हल करते हैं तथा और क्या करते हैं, इसमें किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करते हैं। आ गई बात समझ में? अब देखिए यहीं से समझिए ये क्या है, ये एक दूसरे पर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को परस्पर लंबवत एक दूसरे को काटते हैं, और यहां से देखिए ये हो गया आपका मूल बिंदु। अब से देखिए इसको 90 डिग्री हम हटा रहे हैं यहाँ से, ये हो गया आपका मूल बिंदु, और मूल बिंदु से दाईं तरफ, ठीक है, आपकी धनात्मक दिशा रहती है। ठीक है। और मूल बिंदु से ऊपर की तरफ आपकी धनात्मक दिशा रहती है। ठीक है। जो हम सही दिशा, राइट हैंड, राइट माने क्या होता है, सही दिशा ना। सही दिशा हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन, ऊपर की तरफ जाना यानी उन्नत की ओर जाना, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन। ऐसे आप याद कर सकते हो। अपने बाएं हाथ की तरफ यानी उल्टे हाथ की तरफ जाना, तो उल्टी वाली चीज वैसे निगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी। नीचे की तरफ जाना, किसी चीज में कमी होना, वो भी निगेटिव डायरेक्शन। ठीक है। तो मूल बिंदु से चार डायरेक्शन हमारी बनी। ठीक है। राइट साइड में पॉजिटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में निगेटिव और नीचे की ओर निगेटिव। ठीक है। तो ये हमारी जो ओ एक्स है, ये हमारी एक्स अक्ष की धन दिशा है, और ये ओ एक्स डैश जो है, ये क्या है, एक्स अक्ष की ऋण दिशा है। और ये पूरा का पूरा क्या है, एक्स अक्ष है। ठीक है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दो डायरेक्शन में चेंज हो जाते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। इतनी बात समझ में आ गई। अब जब ये किसी तल को, अब देख रहे हैं इसी तल को इसने चार बराबर भागों में बांट दिया है। ठीक है। तो चार भाग जो इसने बांट दिए हैं, उस चारों का भाई ये हो गया आपका फर्स्ट, यहां से स्टार्ट करते हैं ना, ये हो गया आपका सेकंड, और ये हो गया आपका थर्ड, और ये हो गया आपका फोर्थ। ठीक है। तो ये चार क्या है हमारे पास, ठीक है, क्वाड्रेंट्स हैं। इनसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। क्वाड्रेंट्स माने चतुर्थांश। ठीक है। ये क्या है आपके क्वाड्रेंट्स हैं। ठीक है। क्वाड्रेंट्स माने चतुर्थांश। कितने चतुर्थांश है हमारे पास, चार चतुर्थांश हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। ठीक है। चलिए इनका नाम समझ में आ गया आपको। अब देखिए यहां पर कि इन चतुर्थांशों में हम किसी बिंदु की स्थिति को कैसे निर्धारित करते हैं। ठीक है। भाई जैसे आपका घर है कहीं पर, ठीक है, और कोई आपसे अपने आपके घर का एड्रेस पूछ रहा है, तो आप अपने घर का एड्रेस कैसे बताते हो, कुछ लोकेशन बताते हो ना, इस वाली सड़क के बाईं तरफ इससे 1 किलोमीटर दूर, ठीक है, तो एक बड़ा सा घर आएगा उसके सामने, या ऐसे कुछ आप इसकी क्या बताते हो, अपनी लोकेशन बताते हो। ठीक है। तो ऐसे कोई भी बिंदु हमारा इन चारों चतुर्थांश में से कहीं भी स्थित हो गया अगर,
पहले चतुर्थांश की बात करते हैं, अगर यहाँ पर स्थित हो गया तो आप इसकी लोकेशन कैसे बताओगे? आप क्या बोलोगे कि एक्स अक्ष की जो धन दिशा है उससे ऊपर की ओर और वाई अक्ष की जो धन दिशा है उससे दाईं ओर। भाई यही तो एक सामान्य लोकेशन हो गई। अब इसकी परफेक्ट लोकेशन क्या होगी कि एक्स अक्ष की धन दिशा से कितना ऊपर और वाई अक्ष की धन दिशा से कितना दाईं तरफ। ठीक है, आ रही बात समझ में ना? चलिए देखिए, ये जो एक्स एक्सिस है इस पर हम कोई 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर या मिलीमीटर मीटर में कोई मात्रक नहीं लेते हैं, बस यूनिट लेते हैं। जैसे आप जब ग्राफ पेपर देखते हो तो ग्राफ पेपर पे ऐसे आपको लाइनिंग मिलती है, तो जो बॉक्सेस होते हैं, छोटे भी बॉक्सेस होते हैं उसमें, बड़े भी बॉक्सेस होते हैं। किसी एक बॉक्स को मानक मान करके हम चलते हैं अपना, तो मान लेते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। ठीक है, ऊपर भी ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 3 4 5 6 7 8 10। ठीक है, तो देखिए ये जो बिंदु है हमारा, अगर उस बिंदु की हमें स्थिति ज्ञात करनी है तो उस बिंदु से एक्स अक्ष पर एक लंब डाल दीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पे बीच में आ रहा है तो वो दशमलव वगैरह में कुछ आ जाएगा पॉइंट में, इसलिए एकदम फिक्स नापिए आप। ठीक है, उस बिंदु से इधर लंब डाल दीजिए और इसी बिंदु से कहाँ लंब डाल दीजिए? वाई अक्ष पर। ठीक है, यानी जिस भी बिंदु की आपको स्थिति जाननी हो उस बिंदु से उसके एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर लंब डाल दीजिए, बिंदु कहीं भी हो। ठीक है, तो जब आप एक्स अक्ष पर लंब डालोगे तो वो बताएगा आपको कि उसने एक्स अक्ष पर कितनी डिस्टेंस कवर की है। ठीक है, कितना? 1 2 3 4 5, 5 यूनिट कवर किया यहाँ पर। और वाई अक्ष पर जब आप लंब डालोगे, वाई अक्ष पर जब आपका लंब पड़ेगा तो यहाँ मूल बिंदु से काउंट कीजिए इसको छोड़ करके, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितना इसका? 6 है। तो ये जो पॉइंट है आपका एक्स एक्सिस पर 5 यूनिट चला है, यूनिट बोलेंगे हम, इकाई बोलेंगे। ठीक है, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर का नाम नहीं लेंगे। हरी बात समझ में? तो एक्स एक्सिस पर ये 5 यूनिट कवर किया है और वाई एक्सिस पर इसने 6 यूनिट कवर किया है। तो इसका हम एक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, लिखने का, कि भाई पहले 5 लिख देते हैं फिर 6 लिख देते हैं। बोला पहले 6 क्यों नहीं लिखा? तो भाई जो रूल्स बनते हैं वो सब पर अप्लाई बनते हैं। तो रूल्स ये बना है कि ये चीजें जो आप लिखते हो ये क्या होते हैं? हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये जो हमने लिखा ये क्या लिख दिया, ये तो पता है कि इससे हम इस पॉइंट की, अगर इस पॉइंट का नेम ले लेते हैं हम P, तो बिंदु P की अपनी स्थिति तो बता रहे हैं लेकिन इसको क्या बोलेंगे, इसका एक परफेक्ट नेम क्या है? ठीक है, इसको बोलते हैं आपका कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये लिखा है कोऑर्डिनेट ऊपर लिखा है। ठीक है, क्या है ये? हमारा कोऑर्डिनेट है जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्देशांक बोलते हैं। ठीक है, क्या है आपका ये? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक, निर्देशांक निर्देश करने वाला अंक। ये अंक जो हैं इस P बिंदु को निर्देशित कर रहे हैं कि उसकी स्थिति क्या है। और निर्देशांकों में जो सबसे अच्छी खासियत है वो ये है कि सबसे पहला जो निर्देशांक लिखोगे आप, सबसे पहला कोऑर्डिनेट जो लिखोगे वो कोऑर्डिनेट हमेशा आपका भुज होता है, यानी एक्स एक्सिस वाला होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस वाला होता है। पहला आपका क्या रहेगा? भुज रहेगा और वो क्या रहेगा? एक्स अक्ष वाला रहेगा। और दूसरे को हम कोटि बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या रहेगा आपका? वाई अक्ष वाला रहेगा। अब चाहे धन दिशा वाला हो चाहे ऋण दिशा वाला हो, लेकिन लिखना है पहले एक्स अक्ष को ही, एक्स अक्ष के ही कोऑर्डिनेट को, और फिर वाई को लिखना है। ठीक है, चाहे वो एक्स अक्ष पर ना चले, जैसे कोई बिंदु अगर यहां स्थित हो गया, अब बोलो, अब इस बिंदु की अगर हमें स्थिति जाननी है, इसके निर्देशांक समझना है हमें, तो इसके निर्देशांक के लिए क्या करना होगा हमें? हम वाई अक्ष या एक्स अक्ष पर हमने बोला था लंब डाल दीजिए। तो देखिए यहां से अगर आप लंब डालोगे तो सीधे ये कहाँ जाएगा? मूल बिंदु पर आ जाएगा। ठीक है, ये एक्स अक्ष पर लंब तो चला गया, और वाई पर तो स्वयं है, वाई पर कहाँ लंब जा पाएगा ये? ठीक है,
तो इसकी आप देखिए कितनी पोजीशन, यहाँ तो 6 तक हुआ था, 7 8 9, यानी ये वाई अक्ष पर कितना चला है, 9, लेकिन एक्स अक्ष पर इसने कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं की है। तो जब इसने एक्स अक्ष पर कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं की है तो इसके जो हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे, अब बोलो भाई जब एक्स पर कुछ नहीं चला तो इसको ना लिखो, खाली वाई को लिखो, तो ऐसा नहीं होता है। निर्देशांक जो लिखे जाते हैं वो हमेशा दो बिंदु अवश्य लिखे जाते हैं, चाहे उसमें कोई बिंदु जीरो ही क्यों ना हो। बात समझ में आ रही है? चाहे कोई बिंदु जीरो ही क्यों ना हो, लेकिन उसको लिखना अनिवार्य होता है। तो ये एक्स अक्ष पर कुछ नहीं चला है तो इसको हम जीरो लिख देंगे, और वाई अक्ष पर ये कितना 6 था, यहाँ तक 7 8 9, 9 यूनिट चला है। तो इस बिंदु के कोऑर्डिनेट अगर इसको हम क्यू मान ले तो क्यू के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, 0,9। पी के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 5,6। ठीक है, बात समझ में आ रही है इतनी? तो इस तरह से किसी बिंदु के कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो। मान लीजिए कोई बिंदु यहां पर है, ठीक है, तो इससे एक्स अक्ष पर लंब डालो और वाई अक्ष पर लंब डालो, गिनो एक्स अक्ष पर कितना चला, 1 2 3 4 5 6, 6 यूनिट चला है, और वाई अक्ष पर 1 2 3 4, 4 यूनिट चला है। ठीक है, बात आई। तो क्या इसी तरह से कोऑर्डिनेट लिखते रहेंगे? बिल्कुल इसी तरह से कोऑर्डिनेट लिखते रहेंगे, लेकिन थोड़ी सी समस्याएं हैं। समस्या ये है, यहां पर हमें चिन्हों का ध्यान देना होगा। जैसे ये बोला हमने, ये बिंदु जो आपका चला यहाँ पर एक्स अक्ष पर 5 यूनिट, ये एक्स अक्ष की किस दिशा पर चला है, धन दिशा पर चला है 5 यूनिट, तो 5 देखिए धनात्मक ही था। और यहाँ पे जो ये वाई अक्ष पर 6 यूनिट चला है, ये क्या था, वाई अक्ष की धन दिशा पर था, इसलिए इसको भी हमने पॉजिटिव लिखा। अगर इस बिंदु की बात करते हैं, इसको मान लेते हैं ए बिंदु, ए बिंदु की बात करते हैं, तो ए बिंदु के कोऑर्डिनेट को देखिए, जो एक्स एक्सिस पर इसने डिस्टेंस कवर की है, वो जो 6 यूनिट कवर की है, वो 6 यूनिट क्या की है, एक्स अक्ष की निगेटिव डायरेक्शन में की है, एक्स अक्ष की ऋण दिशा पर ये 6 यूनिट चला है। और इधर वाई अक्ष की धन दिशा पर 4 यूनिट चला है, तो वाई अक्ष की धन दिशा पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो देखो 4 तो प्लस लिखा ही हमने। भाई किसी संख्या के पहले अगर कोई साइन नहीं है तो उसको क्या मानते हो, प्लस मानते हो आप। ठीक है, तो एक्स अक्ष की इसने निगेटिव डायरेक्शन में 6 यूनिट चली है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब तब तो एक चीज फिक्स हो गई, अगर कोई चीज पहले कोऑर्डिनेट में कहीं भी आएगी तो आप जैसे एक्स अक्ष पर लंब डालोगे और वाई अक्ष पर लंब डालोगे, तो आप देखोगे वो हमेशा एक्स अक्ष की धन दिशा और वाई अक्ष की धन दिशा पर ही चलेगा। सेकंड वाले कोऑर्डिनेट में अगर कोई भी बिंदु लोगे आप, तो वो हमेशा वाई अक्ष की लंब दिशा पर लंब पड़ेगा, वाई अक्ष की धन दिशा पर लंब पड़ेगा, और एक्स अक्ष की ऋण दिशा पर। तीसरे कोऑर्डिनेट में दोनों निगेटिव डायरेक्शन हो जाएंगे, चौथे में एक पॉजिटिव रहेगी दूसरी निगेटिव रहेगी। तो इस तरह से हम हर कोऑर्डिनेट्स के, हर ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो हमारे चतुर्थांश हैं, हर चतुर्थांश के चिन्ह निर्धारित किए गए हैं कि पहले चतुर्थांश में कोई भी कोऑर्डिनेट बनाओ वो हमेशा क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। दूसरे कोऑर्डिनेट में क्या रहेंगे, एक्स अक्ष वाला निगेटिव हो जाता है, और पहले एक्स अक्ष कोई लिखना है तो पहले निगेटिव फिर क्या, पॉजिटिव। दूसरे में दोनों क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे, दूसरे में क्या रहेंगे, दोनों निगेटिव रहेंगे। और चौथे में क्या रहेगा, एक पॉजिटिव रहेगा और दूसरा निगेटिव रहेगा, यानी एक्स अक्ष वाला पॉजिटिव होगा। देखो भाई यहां पर कोई भी बिंदु लोगे आप, तो यहां से जब इस पे परपेंडिकुलर लंब डालोगे तो वो किस पे चलेगा, एक्स अक्ष की धन दिशा पर जाएगा और वाई अक्ष की ऋण दिशा पर जाएगा। पहले एक्स अक्ष वाला लिखा जाता है तो धन, फिर। तो इस तरह से आपने इस चतुर्थांशों की चीजों को समझा। ठीक है, ये जो कार्तीय तल है आपका, ये क्या है, आपका कार्तीय तल है। इस तल में हमने किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित की है, और अन्य भी अभी आगे चलकर हम अन्य समस्याओं को भी समझेंगे कि कैसे और चीजें क्या करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, विभाजन का सूत्र है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आगे चलकर हमें समझनी होंगी। अभी ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर आपने समझा कि कोई एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर एकदम लंबवत रहते हैं, और जिस बिंदु पर दोनों एक दूसरे को प्रच्छेद करते हैं उस बिंदु का नाम मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट होता है। ये मूल बिंदु होते हैं। और मूल बिंदु के देखो, अगर इसके निर्देशांक की बात करें, भाई ये भी तो एक बिंदु है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, तो बोलोगे भाई ये तो ना एक्स अक्ष पर चला है ना वाई अक्ष पर चला है, तो इसके कोऑर्डिनेट तो 0,0 होते हैं। ठीक है, मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 0,0। और मूल बिंदु से दाईं तरफ एक्स अक्ष धन दिशा होती है, मूल बिंदु से ऊपर की तरफ वाई अक्ष की ऋण दिशा होती है, बाईं तरफ ऋण दिशा होती है, नीचे की तरफ दिशा, दाएं धन होता है और ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड और डाउन साइड में क्या होता है, दोनों निगेटिव होते हैं।
कोऑर्डिनेट कैसे लिखने हैं, पहला वाला कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स अक्ष पर कितनी डिस्टेंस कवर की है उसने इस चीज को दिखाता है, और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट क्या दिखाता है, उसने वाई अक्ष पर कितनी डिस्टेंस कवर की है। ठीक है, पहले वाले को भुज, दूसरे वाले को कोट के नाम से जाना जाता है। ये है क्या, कार्टीसियन प्लेन है। ये क्या है आपका, ये कार्टेशियन प्लेन है, जिसे हम कार्तीय तल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और रेनी देकार्ते नामक गणितज्ञ ने इसकी उत्पत्ति की थी। दूसरी चीज, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों जब एक दूसरे को परिच्छेद करते हैं तो ये 4 तल में विभाजित हो जाते हैं। इन तलों को हम चतुर्थांश के नाम से समझते हैं, और यहां से इनका क्रम शुरू होता है, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में जो भी बिंदु होगा उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो दोनों ही पॉजिटिव होंगे। दूसरे में पहला वाला नेगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव, तीसरे में दोनों नेगेटिव, चौथे में पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से किसी बिंदु के कोऑर्डिनेट लिखना, ठीक है, उसकी स्थिति बताना आप समझ चुके हैं। आगे बात समझ में, चिन्ह परिपाटी का नियम भी इसी को बोला जाता है, जो हमने आपको ये प्लस माइनस वाला बताया। चिन्ह परिपाटी भी समझ में हो गया। तो इतने से टॉपिक पर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो एक्सरसाइज 6.1 है उसको आप सॉल्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हो, और आपको अब कुछ नहीं जानना है इसमें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 6.1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बुक है आपके पास, देखते रहिए कि चित्र को देखिए तथा निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका फिगर हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए डायग्राम तो बहुत क्लियर नहीं बन पाया, आप अपनी बुक से भी जो फिगर है आप अच्छे से फिगर को बना करके चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ से जो हिंट हम आपको देंगे वो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा, वहाँ से चीज़ों को आप आसानी से समझ जाएंगे। जिससे पूछा गया है बी के निर्देशांक, तो बी बिंदु है कहाँ, यहाँ पर है बी बिंदु। जब निर्देशांक पूछा गया तो देखो इसके इधर वाई अक्ष पर भी लंब डाला गया है, एक्स अक्ष पर भी लंब डाला गया है। तो लिखने का तरीका हमने बता दिया आपको कि बी के जो कोऑर्डिनेट लिखने हैं हमें वो कैसे, पहले एक्स अक्ष पर कितनी डिस्टेंस कवर की है और वाई अक्ष पर कितनी डिस्टेंस कवर की है। तो एक्स अक्ष पर इसने कितना, एक्स अक्ष की निगेटिव डायरेक्शन इसमें -5 यूनिट कवर किया है, और वाई अक्ष पर 2 यूनिट हो गया बी के निर्देशांक। ठीक है, सी के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, 5 कामा -5, 5 कामा -5 क्यों हो जाएंगे, क्योंकि सी ने एक्स अक्ष की धन दिशा पर 5 और वाई अक्ष की ऋण दिशा पर -5 यूनिट कवर किए। ठीक है, तीसरे पॉइंट में पूछा गया है कि बिंदु डी का सिर्फ भुज चाहिए, इसको डी का क्या चाहिए, भुज चाहिए, निर्देशांक नहीं चाहिए, कोऑर्डिनेट नहीं चाहिए, इसको सिर्फ इसको भुज चाहिए। भुज मतलब पहला बिंदु एक्स अक्ष पर कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो डी यहाँ पर है, डी पर देखो एक्स अक्ष पर लंब डालो, पहले से पड़ा हुआ है 6 यूनिट। तो डी का जो भुज है वो क्या है, 6 है। ठीक है, एच की कोट ही बतानी है, एच की कोट का मतलब वाई अक्ष पर उसने कितना लंब डाला है, कोट मतलब वाई -3 हो जाएगा। ठीक है, यल के निर्देशांक बताने हैं, यल कहाँ है, यल यहाँ है। तो यल देखो यहाँ पर एक्स अक्ष पर कोई दूरी नहीं चला है, तो इसके 0 कामा वाई अक्ष पर कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, इस तरह से सारी चीजें आप समझ जाओगे, निकाल लोगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कह रहे हैं यदि पी क्यू आर एस एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है। पी क्यू आर एस क्या है, एक वर्ग है और उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है। वर्ग के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु P मूल बिंदु, जबकि बिंदु P मूल बिंदु है। एक वर्ग है हमारा पी क्यू आर एस, वर्ग क्या है हमारा, पी क्यू आर एस है, जिसका जो P बिंदु है वही क्या है हमारा, मूल बिंदु है, पी क्यू आर एस। तो ये अगर मूल बिंदु है तो निश्चित ही यहाँ से जो चीजें लंबवत जाती हैं ये हमारे एक्स अक्ष और क्या हो जाएंगे,
वाई अक्ष हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा एक्स अक्ष हो जाएगा, एक्स डैश हो जाएगा वाई डैश, और ये क्या हो जाएगा वाई, और पी क्यू आर एस। तो इस तरह से हमारा वर्ग तैयार हो गया। और वर्ग में बोला जा रहा है कि पी क्यू और पी एस क्रमशः ओ एक्स और ओ वाई के साथ हैं। पी क्यू और पी एस, पी क्यू ओ एक्स के साथ है, पी क्यू देखो हमने ओ एक्स के साथ किया है। ठीक है, और पी एस वाई एच के साथ है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसके चारों शीर्षों को निर्देशांक ज्ञात करने हैं, और एक चीज दे रखी है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 2a है। यानी पी क्यू भी 2a है, ये भी 2a है, ये भी 2a है, और ये भी डिस्टेंस कितनी है, 2a है। अब पी क्यू आर एस, इन चारों शीर्षों के निर्देशांक। तो देखिए सबसे पहले पी की बात करें, पी मूल बिंदु पर है, तो पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0,0। ठीक है, चलिए क्यू का कोऑर्डिनेट बताइए। क्यू का मतलब, कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है कि वो एक्स अक्ष पर कितनी डिस्टेंस उसने कवर की है और वाई अक्ष पर कितनी डिस्टेंस कवर। तो क्यू देख रहे हैं वो एक्स अक्ष पर ही है, क्यू कहाँ है, ये एक्स अक्ष पर है, इसका मतलब उसने वाई पर 0 डिस्टेंस कवर की है। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर कितनी की है, तो एक्स अक्ष से देख लो कितनी दूरी पर है, 2a डिस्टेंस पर है ना, कितने डिस्टेंस पर है, 2a। हमें नहीं पता भाई a का मान कितना, आप 2a के रूप में दे रहे हो, हम भी आंसर आपको 2a के रूप में दे रहे हैं। पी क्यू हो गया। आर के बारे में बात करते हैं। आर एक्स अक्ष पर कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो हमने पता है भाई वो बीच में है, किसी अक्ष पर तो है नहीं, तो वहां से दो लंब डाले गए हैं वर्ग में, चारों ये जो एंगल होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, इसका मतलब ये लंब ही है। तो ये यहाँ पर लंब है, तो एक्स अक्ष से कितनी दूर पर है, 2a, और वाई अक्ष पर लंब है, तो वाई से कितनी दूर पर है, 2a। ठीक है, दोनों कितना है, 2a, दोनों जगह इसने 2a डिस्टेंस कवर की है। तो r के कोऑर्डिनेट 2a कामा 2a हो जाएंगे, और यस के कोऑर्डिनेट चूंकि वो y अक्ष पर है, इसका मतलब x अक्ष पर उसने 0 डिस्टेंस कवर की होगी, और y पर कितना किया होगा, 2। तो इस तरह से आपके ये चारों शीर्षों के निर्देशांक निकल गए। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन काफी आसान है। प्रश्न नंबर 3 में निम्नलिखित बिंदुओं के कार्तीय तल में स्थान निर्धारित कीजिए, इसको आपस में क्रम से मिलाकर और प्राप्त चित्र का पहचान कीजिए। ठीक है, इस चीज को आप स्वयं बनाएंगे। पहले आप क्या करेंगे, अपना ऐसे कोऑर्डिनेट बना लेंगे, और हो सके तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आप ग्राफ पेपर यूज करेंगे, तो बहुत ही चीजें एकदम परफेक्ट समझ में आएंगी आपको। ठीक है, ग्राफ पेपर पर क्योंकि लाइनिंग होती है, ठीक है, या फिर अपना रफली बनाइए भाई लाइनिंग वाला। ठीक है, ऐसे चीजों को सेट कीजिए, इसमें किसी विशेष को आप थोड़ा डार्क करके हाईलाइट कर दीजिए कि उसको आप एक्स अक्ष और वाई अक्ष मान रहे हो ग्राफ में। ठीक है, बीचों बीच पर। इसके बाद देखिए क्या है कि 1,3 है, 1,-1,3 का मतलब एक्स अक्ष की धन दिशा पर 1 और वाई अक्ष की धन दिशा पर 3। तो दोनों के सामने दोनों एक दूसरे को कहाँ प्रच्छेद करेंगे, यहीं पर ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1,3 हो जाएगा, ए वाला बिंदु हो जाएगा। ठीक है, बी है 1,-1, एक्स अक्ष की धन दिशा पर 1 और वाई अक्ष की ऋण दिशा पर -1। तो वाई अक्ष की ऋण दिशा तो नीचे होगी, एक यहाँ पर होगा और ये यहाँ पर होगा, तो दोनों को आगे बढ़ाओगे तो कहाँ काटेगा, यहाँ पर। ये हो गया बी पॉइंट। ठीक है, सी है 7,-1, एक्स अक्ष की धन दिशा पर 7, 1 2 3 4, अब देखो 4 ही तक है, 5 6 7 यहाँ आएगा, और वाई अक्ष की ऋण दिशा पर कितना है भाई, -1 है, तो यानी यही रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है भाई, एक्स अक्ष की देखो कैसे बना रहे हैं हम चीजों को। हम ये कह रहे हैं कि पहले हम ये काउंट करें कि एक्स अक्ष की धन दिशा पर कितना है, तो हमने देखा यहाँ तक कितना था, 7 यूनिट चला है यहाँ पर। ठीक है, फिर कह रहे हैं वाई अक्ष की ऋण दिशा पर कितना है, -1 है, तो -1 कहाँ पर, यहाँ पर है। ठीक है, दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए, एक्स अक्ष की धन दिशा पर 7 यूनिट चला दिया, और वाई अक्ष की ऋण दिशा पर हमने -1 यूनिट चला दिया। अब एक्स अक्ष की धन दिशा पर जहां रुके थे वहां से थोड़ा आगे बढ़ो, किस डायरेक्शन में, और यहां से इस तरफ बढ़ो, तो दोनों एक दूसरे को कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे मिलेंगे। यही आपका वो बिंदु हो जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे आपके, 7,-1। ठीक है ना, ये 7,-1 सी वाला बिंदु था आपका, ये सी बिंदु हो गया। और डी वाला बिंदु कहाँ है, 7,3 है, तो 7 तो यहाँ पर है, 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 1 2 3 यानी यहाँ। ठीक है, जब देखो आप ग्राफ पर गिनोगे तो वहां पर आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, 7 का मतलब केवल एक्स अक्ष वाला गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ है, और यहीं से 3 ऊपर चले जाओ, 1 2 3, ये आपको क्या मिल गया, डी वाला बिंदु। ठीक है, तो इस तरह से इन सबको मिला दो आप,
देखो क्या बन रहा है भाई। ठीक है, कैसा चतुर्भुज है, आकृति की पहचान करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये भुजा और ये भुजा, कोई भुजा बराबर आयत वर्ग नहीं, लिए समलंब चतुर्भुज है। भाई समलंब चतुर्भुज में क्या होते हैं, सिर्फ एक ही भुजा का जो युग्म होता है वही परस्पर समांतर होता है। फिलहाल समलंब की आकृति तो ऐसी होती है, लेकिन अगर कोई फिगर ऐसे बनाए तो वो भी क्या होगा, आपका समलंब ही होगा। ठीक है, देखो इसमें भी वही खासियत है कि सिर्फ एक भुजा युग्म समांतर होता है। ठीक है, और यहाँ भी एक भुजा युग्म क्या है, आपस में समांतर है। ये दोनों क्या है, समलंब की फिगर है। तो यहाँ से जो चतुर्भुज प्राप्त होगा वो हमें समलंब होगा। और ग्राफ पर इस तरह से बिंदुओं को दिखा दीजिए, उसके बगल में यहाँ पर इन सबका कोऑर्डिनेट भी लिख दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। चतुर्भुज को बनाइए तथा चतुर्भुज का नाम भी बताइए यदि उनके शीर्ष निम्न हो। तो इसको बड़ी आसानी से आप चीजें कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पी और क्यू बिंदु दिए गए, आलेखित करना है, तो ग्राफ पर दिखा दो इन दो बिंदुओं को। सेकंड में पी क्यू की लंबाई ज्ञात करनी है, तो देखो पी क्यू की जो लंबाई ज्ञात करोगे आप, ठीक है, जैसे हमने बोल दिया भाई कि बीसी की लंबाई ज्ञात करो। तो बीसी की अगर हमें लंबाई ज्ञात करना है तो देख रहे हैं बी और सी, तो एक सच से तुम कितनी दूर चले हो, -1 यूनिट, अरे यहाँ -1 यूनिट चला है ये। और सी कहाँ तक चला है, यहाँ तक 7 यूनिट तक चला है। तो इसके बीच में जो गैप है ना, वही गैप गिन लिया करो। अभी क्या कर लो, आप गैप गिन लो। भाई बी से सी की डिस्टेंस करनी है तो देखो कितना, बी को छोड़कर गिनेंगे ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, तो 6 6 यूनिट बीसी की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई, 6 यूनिट आ गई। यूनिट लिख दो या इकाई लिख दो, आगे बात समझ में। तो जिन दो बिंदुओं के बीच को आपको पूछा जाए कि ए बी की लंबाई क्या होगी, तो जो ग्राफ पर अपना बनाए रहोगे उन्हीं के खाने आप गिन लेना कि उनके बीच में कितने खाने हैं, पहले वाले को छोड़ करके। ठीक है ना, आगे बात समझ में। जैसे यहाँ पर ऐसे हमने बना दिया, यहाँ पर आपका ए बिंदु हो गया और यहाँ पर आपका बी बिंदु हो गया। तो इसके बीच में ये जो खाने बने रहेंगे इनको आप काउंट कर लेना, पहले वाले को छोड़ करके, 1 2 3 4 5 6। तो ए बी की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी, 6 इकाई आ जाएगी। समझ गए आप ना। फिर थर्ड वाला है, आई जे के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि पी आई इज इक्वल टू आई जे इक्वल टू जे। चलिए इसको बताते हैं।
चलिए देखिए, हमें P और Q के तो कोऑर्डिनेट पता है, हमें किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, I और J के। तो एक बात देखिए, कह रहे हैं PI किसके बराबर है, IJ के। ठीक है, अब इस चीज क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, खाली वो जो पॉइंट दिया है उसको समझिए। कह रहे हैं PI बराबर है IJ के, तो मान लेते हैं भाई ये कोई डिस्टेंस है, क्या है, PI है। ठीक है, और ये इतनी डिस्टेंस किसके बराबर है, IJ के। मतलब IJ का मतलब यहीं से तो स्टार्ट करेंगे, तभी तो IJ बनेगा। और ये इस डिस्टेंस के बराबर है IJ के। ठीक है, PI डिस्टेंस किसके बराबर हो गई, IJ के। ये दोनों डिस्टेंस क्या है, आपस में इक्वल हैं। फिर कह रहे हैं जो IJ वाली डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, JQ के बराबर है। तो JQ मतलब यहीं कहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से तीनों चीज, ये तीनों डिस्टेंस क्या हो आपस में बराबर है। तो यहां से एक चीज क्या समझ में आ रही है, ऐसा बनाने से हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया, ये जो हमारा P है और ये जो हमारा Q है, ये पूरा जो PQ है, ये PQ तीन भागों में, तीन समान भागों में बट गया है। ठीक है, PQ कितने भागों में, तीन समान भागों में बट चुका है। तो यहाँ पर हमारे PQ की डिस्टेंस कितनी है, ग्राफ पर देखो, यहाँ पर कुछ नहीं लिखाना है, केवल बिंदुओं को आलेखित करना है। ठीक है, PQ क्या है, तीन बराबर भागों में बट गया है, तो PQ की डिस्टेंस कितनी है, P से Q के बीच में कितनी डिस्टेंस। अब देखो भाई, यहाँ तो ग्राफ पेपर है नहीं कि हम खाने गिने, तो यहाँ पर ये देखेंगे भाई इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 4 है ना, यहाँ पे तो खाने गिन ही सकते हैं ना, यहीं से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। या फिर नहीं गिनने का आता है तो चिन्ह छोड़ दीजिए, चाहे वो प्लस का कोऑर्डिनेट हो या माइनस का कोऑर्डिनेट, चिन्ह मत ध्यान दीजिए। केवल देखो, यहाँ पर PQ के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है ना, और ये जो डिस्टेंस बन रही है किस अक्ष के लंबवत बन रही है, या किस अक्ष के समांतर, सॉरी लंबवत नहीं, समांतर। ये देखो y अक्ष के समांतर है ना, किसके समांतर है, y अक्ष के समांतर है। भाई जो PQ आपका ये जो भुजा बन रही है, जो डिस्टेंस है, ये किसके समांतर है, y अक्ष के समांतर है। तो इसके y एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट को जोड़ लीजिए, 4 इसके हैं, 5 यहाँ पर है, 9 आ जाएगी डिस्टेंस। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो PQ की डिस्टेंस कितनी आ गई, 9। 9 को तीन बराबर भागों में बांट दोगे तो कितना आ जाएगा, आप 3। इसे तीन तीन कर करके तीन पार्ट में डिवाइड कर दो। तो पहला पार्ट हम करेंगे 1 2 3, यानी एकदम इसकी सीध में यहां पर। ठीक है, दूसरा फिर से 3 यहां तक हो गया, 1 2 3, तीसरा यहां पर। ठीक है, और फिर देखो इसको छोड़कर 1 2 3 है, 1 2 1 2 3 यहाँ आएगा, सॉरी हमने उसको ले करके गिन लिया ना, 1 2 3 यहाँ आएगा पहला बिंदु आपका। फिर इसको छोड़ करके 1 2 3 यहाँ आएगा। फिर इसको छोड़ करके 1 2 3 देखो कवर हो गया। ठीक है, तो अब इसके कोऑर्डिनेट लिख दो, ये है आई पॉइंट आपका, और इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, देखो कितना चला है यहाँ पर वाई एक्सिस, एक्स अक्ष पे। तो देखो एक्स अक्ष पर सब पे -2 पे ही चल रहा है, तो उसका तो -2 ही होगा भाई, -2 यहाँ तक कितना कवर हुआ, -2। अब इस रेखा पर कोई भी बिंदु अगर रखोगे तो उसके एक्स अक्ष के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, -2 ही होंगे। ठीक है, वाई पर देख लो, वाई पर कितनी यूनिट चला है, 1 यूनिट। और ये वाई एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में कितनी यूनिट चला है, 2 यूनिट चला है। ठीक है, तो ये आपके आई और जे के कोऑर्डिनेट हो गए। ऐसे ही ग्राफ पर दिखाकर आप लिख दोगे, या फिर ऐसा भी लिख भी सकते हो कि आई के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, -2, 1, और जे के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, -2, 2। ठीक है, इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। 6 में यम और यन को आलेखित करना, यम एन की लंबाई ज्ञात कीजिए, यम एन पर स्थित बिंदुओं ए बी सी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि एम ए बराबर, ए बी बराबर, बी सी बराबर सी एन। देखो सेम पैटर्न यहाँ भी है। ठीक है, यम एन के निर्देशांक दिए गए हैं। ठीक है, और इस बार तीन बिंदुओं के निर्देशांक पूछ रहा है, ए बी सी। हम तीसरा, इसके अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड वाले पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसमें आपको क्या दिया गया है, एम ए बराबर, ए बी बराबर, बी सी बराबर सी एन, यही होगा। एम ए बराबर, ए बी बराबर, बी सी बराबर सी एन, देखिए यही है ना। तो देखो स्टार्टिंग में क्या है, यम है, और लास्ट में क्या है, यन है। तो पहले यम में खींचो, ये हो गई यम में, फिर ए बी, ये क्या हो गया आपका, यम हो गया, और ये क्या हो गया, ए हो गया, यम में हो गई। फिर ए बी,
फिर क्या BC, फिर क्या CN। ठीक है, तो देख रहे हैं MA बराबर AB बराबर BC बराबर किसके, CN के। चारों भुजाएं बराबर हैं आपस में, चारों भाग। और ये किसके भाग हुए हैं, किसके टुकड़े हुए हैं, MN के हुए हैं। तो MN कितनी लंबाई का है, देखो M और N के कोऑर्डिनेट दिए गए होंगे, बात है इसकी लंबाई। अब ये किस अक्ष के समांतर, ये भी तो जानना है, x अक्ष वाले इसके जोड़ने कि y अक्ष वाले जोड़ने। तो M को जरा अनुमान लगाओ, 5, -3 है। x अक्ष की धन दिशा पर 5 दूरी और y अक्ष की ऋण दिशा पर 3 दूरी, यानी यहां लगभग आएगा M कहीं। ठीक है, फिर n वाला -3, यानी वो जाएगा आपका दोनों नेगेटिव में, मतलब इस चतुर्थांश में जाएगा। ठीक है, तो जब Mn को मिलाओगे तो ये x अक्ष के समांतर बनेगा। देख रहे हो ना भाई, पहला कोऑर्डिनेट क्या था M का, पहला कोऑर्डिनेट था 5, -3, तो पहले नहीं, 5, -3 तो चौथे चतुर्थांश में गया। ठीक है, और दूसरा कोऑर्डिनेट है माइनस में है दोनों, तो वो तीसरे में जाएंगे। तो जब यम और यन को मिलाओगे तो वो किसके समांतर बनेगा, आपका यक्ष अक्ष के समांतर बनेगा। यानी इसके यक्ष अक्ष वाले कोऑर्डिनेट को जोड़ लीजिए। कितने यक्ष अक्ष वाले कोऑर्डिनेट, 5 और 3, चिन्ह को छोड़ दीजिए कि -3 को आप जोड़ने लगे। ठीक है, घटा दो, घटाना नहीं, 5 और 3 कितने हो गए, 8 हो गए। 8 को कितने भागों में बांटना है, 4 भागों में। तो 8 को 4 भागों में बांटोगे तो 2-2 यूनिट बन जाएगी। तो इसके बीच में 2-2 कर करके आप ABC का मान कम से बता सकते हैं, उनके कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 6.1 खत्म होती है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 के साथ। तब तक के लिए चीज़ों को समझते रहिए और अपनी जो फेयर कॉपी है उसको कंप्लीट करते रहिए। और ग्रुप में हम बार बार रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि ग्रुप में ज़रूर कमेंट्स कीजिए, आपकी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, कोई समस्या है या नहीं, समस्या हो तो बताइए, नहीं है तो भी कमेंट कीजिए कि हाँ चीज़ें समझ में आ गई। आगे बात समझ में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।